जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन की तरह है। इसमें भी कल्टीवेशन और कॉमेडी भर भर के आपको मिलेगी, इसलिए इस सीरीज पे अच्छा सपोर्ट दिखाना ताकि मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें एक मिलिट्री एजेंट को दिखाया जाता है, जिसे एक सीक्रेट मिशन पे भेजा गया था, क्योंकि कुछ बदमाश लोगों ने पूरे के पूरे शहर के जो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होता है उसे चुरा लिया था, और वो उसे चुरा कर दूसरे देश में भाग रहे होते हैं। इसलिए वो एजेंट उसी नाव के ऊपर आ गया होता है ताकि वहाँ के सारे बदमाश लोगों को मारकर उनसे वो वेपन छीन सके जो वो चुरा कर भाग रहे हैं वहां से। और वो जो एजेंट होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने आज तक जितने मिशन किए हैं उस सब के सब में पास हुआ है। उसके मिशन का सक्सेस रेट पूरा 100% है, इसलिए इतने खतरनाक मिशन पे उसे ही भेजा गया है। और उसका सक्सेस रेट 100% क्यों है वो भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि उसके पास काफी अच्छी स्किल थी। वो देखते ही देखते अकेला ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मारे जा रहा होता है, वो भी सिर्फ एक पिस्टल के साथ। बाकी लोगों के पास चाहे कितनी भी भयानक गन क्यों ना हो, वो अकेले ही उन सभी को संभाले जा रहा था, जिस वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। वो एजेंट हीरो की तरह आगे बढ़ते हुए उन सभी को मारे जा रहा होता है। तब वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है जो कि पूरी की पूरी मशीन गन लेकर वहाँ पर आ चुका था। इसलिए वो जो एजेंट होता है वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिस वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और वो अकेला ही धुएं का फायदा उठाते हुए उस मशीन गन वाले बंदे के पास चले जाता है और उसे मार मार कर उससे उसकी मशीन गन भी दूर कर देता है। इसके बाद वो एजेंट उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पर उस मिस्टीरियस वेपन को रखा गया है, जो कि एकदम ही अजीब चीज दिखाई दे रही होती है। और जैसे वो एजेंट उसे एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से किसी छोटे तरीके का टेम्पल बाहर निकल कर आता है, और उसको हाथ लगाते ही वो वहां पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था कि वो उस एजेंट को अपने अंदर ही घसीटना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो एजेंट भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तब वहां पर काफी सारे सोल्जर आ जाते हैं जो उस एजेंट के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उसे गोलियां लगती इससे पहले ही वो जो एजेंट होता है वो उसी मिस्टीरियस वेपन के जो टेम्पल होता है उसके अंदर चला जाता है। अब हमें नॉर्मल वर्ल्ड से हटके मार्शल आर्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम कियर होता है वो अपने मास्टर के फ्यूनरल की तैयारी कर रही होती है। और वहाँ पर काफी सारे लोग भी आए हुए थे, जिन लोगों को तो उसके मास्टर के मर जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लोग तो उल्टा इसलिए यहाँ पर आए होते हैं क्योंकि कियर ने उन्हें यहाँ पर आने के लिए कुछ पैसे दिए थे। तो कियर भी वहाँ पर अपने मास्टर के मर जाने की वजह से खुद भी रोने का वहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती है। और जब वो बाकियों को देखती है कि वो लोग तो यहाँ पर रो ही नहीं रहे हैं, तो वो उन्हें इशारा करते हुए कहती है अगर पैसे चाहिए तो यहाँ पर रोने का नाटक करना पड़ेगा। इसलिए जो वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देते हैं कि हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आपके मास्टर इस दुनिया से चले गए, वो बहुत अच्छे इंसान थे। इसके बाद कियर भी अपने मास्टर के मर जाने की वजह से वहाँ पर फ्यूनरल में गाना गाना शुरू कर देती है, और बाकियों से कहती है और जोर से चिल्लाओ ताकि आसपास के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कोई मर गया है। इसके बाद कियर वहाँ पे अपने मास्टर जिसका नाम जुनमोजी था उसके मरने की खुशी में सभी को गाना गाने कहती है। इसलिए वो सारे लोग वहाँ पर गाना गाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग तो म्यूजिक भी बजा रहे थे। और जो रोने वाले लोगों में से कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जुनमोजी तो मेरे सौतेले पिता जैसा था, वो तो बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन तब दूसरे लोग इससे कहते हैं अरे तुम्हारा तो सरनेम भी उससे नहीं मिलता, नाटक भी करना है तो थोड़ा ढंग का करो जिसपे लोगों को यकीन भी हो। लेकिन तभी उस ताबूत के अंदर से जिसके अंदर मरे हुए जुनमोजी को रखा गया था उसके अंदर से हाथ बाहर निकलने लगता है। ये देखकर तो वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैं उन सभी की हालत खराब हो जाती है, और वो सारे के सारे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। ये देखकर तो कियर भी हैरान थी कि अरे यहाँ पर ये क्या हो गया, सब लोग ऐसे भाग क्यों गए। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर जुनमोजी खड़ा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही एजेंट होता है जो इस मिस्टीरियस वेपन की वजह से इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। और यहाँ आने के बाद वो सीधा का सीधा इस जुनमोजी की जो मरी हुई बॉडी रहती है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है। तब कियर अपने मास्टर को ऐसे मरे होने के बाद दोबारा जिंदा देखकर एकदम घबरा जाती है, और इस तरह घसीट के उसे थप्पड़ मार देती है कि जुनमोजी वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। तब कियर जुनमोजी के पास आकर कहती है अरे मास्टर आप दोबारा से जिंदा हो गए, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपको वापस से जिंदा देखकर। लेकिन जुनमोजी को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है, ये दुनिया कौन है, और मैं कहाँ पर आकर फंस गया। मैं तो कितना अच्छा अपने मिशन पे निकला था, लेकिन वहां से मैं यहाँ पर कैसे आ गया। इसलिए वो कियर से इसके बारे में पूछता है कि आखिर ये जगह कौन सी है और यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं। जिस पर कियर बताती है ये जगह तो तियानजोंग किंगडम है और ये आपका घर है, आप हमेशा यहीं पर रहते थे। ये सुनकर जुनमोजी कियर से कहता है बस बस बहुत हो गया, यहाँ पर और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है यहाँ पर कोई नाटक हो रहा होगा जिसकी तुम स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। लेकिन कियर कहती है आप ये सारी क्या बातें कर रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आखिर ये स्क्रिप्ट क्या होती है। ये सुनकर तो जुनमोजी भी परेशान था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, मैं कौन सी मुसीबत में आकर फंस गया, मुझे यहाँ से कैसे भी करके जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। तब ये सुनकर कियर जुनमोजी से कहती है मास्टर आप तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बदल ही गए, आप पहले हमेशा हर काम के लिए मेरे ही इस्तेमाल किया करते थे, मैं आपको खाना तक के ला के देती थी, यहाँ तक कि आपको बाथरूम तक ले जाती थी, और जब तक आप अंदर होते थे मैं
दरवाजे पे खड़े होकर आपके लिए सीटियां बजाया करती थी, और जब तक मैं सीटी नहीं बजाती तब तक आप बाथरूम भी नहीं कर पाते थे। जो सुनकर तो जुनमुशी एकदम हैरान था कि अरे ये कौन सी मुसीबत वाले इंसान की बॉडी के अंदर मैं आ गया, ये तो एकदम ज्यादा लूजर है, इसे तो ठीक से बाथरूम करना भी नहीं आता। इससे अच्छा होता कि मैं उसी बोट के अंदर मर गया होता, मैं इसी मुसीबत को तो नहीं आके पड़ जाता। जिसके बाद की है जुनमुशी को उसके फैमिली वाले कार्ड के पास लेकर आती है, जहाँ पर उसके फैमिली में जितने भी लोग थे उन सभी के नाम लिखे हुए थे, और उन्हीं में वहाँ पर जुनमुशी का भी नाम लिख गया होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों का भी नाम लिखा था वो सब के सब मर चुके हैं। वो कियर से पूछता है मेरे भाई बहन कहाँ हैं और मेरे पेरेंट्स भी कहाँ हैं, क्या तुमने उन्हें कहीं नहीं देखा? जिस पर कियर बताती है आपको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जिसका भी नाम लिखा जाता है वो सब मर गए होते हैं, आपका भी यहाँ पर नाम लिखा गया था, लेकिन अब मैं इसे हटा दूंगी। ये सुनकर जुनमुशी सोचने लगता है कि लगता है मैं तो अपनी फैमिली में अकेला बच गया हूँ, ना ही मेरे पेरेंट्स हैं ना ही कोई मेरे भाई बहन है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस इंसान की जितनी भी प्रॉपर्टी थी अब मेरे पास आ जाएगी, और इस वजह से मैं आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ।